नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 3 महीनों में 6 लोगों की जान लेने वाली बाघिन पर लगा आदमखोर का धब्बा अब हट गया है, क्योंकि उसने पिछले 56 दिनों से किसी भी मानव पर हमला नहीं किया। उसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने का आदेश भी जारी रहेगा। हालांकि रामनगर वन विभाग के बाघिन ने कभी भी मानव बस्तियों में दाखिल नहीं दी है। आपको ये भी बता दें कि लोगों के दबाव में विभाग ने बाघिन को आदमखोर घोषित कर दिया था, लेकिन पिछले 55 से 56 दिनों में उसने किसी भी मानव पर हमला नहीं किया है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार बाघिन से आदमखोर का टैग हटा दिया गया। साथ ही उत्तराखंड के वन प्रमुख विनोद कुमार सिंघल ने बताया है कि बाघिन को शांत करने और पकड़ने के प्रयास जारी हैं, ताकि उससे स्वास्थ्य स्थिति में उसकी जांच की जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 50 कैमरे भी ट्रैप लगाए गए हैं और करीब 20 गांव की प्रवेश सीमा में 120 कर्मियों को तैनात किया जा चुका है, ताकि ग्रामीणों के आसपास के जंगलों में प्रवेश करने से रोका जा सके। इधर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉक्टर मधुकर पराग धकाते का बयान है कि बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने के आदेश यथावत रहेंगे। और 24 घंटे के भीतर ही केदारनाथ यात्रा में 4 यात्रियों के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया, लेकिन कपाट खुलने के बाद से अब तक करीब 34 यात्रियों की मौत हो चुकी है। बीते सोमवार को भी देर शाम को सीएमओ डॉक्टर बीके शुक्ला ने बताया कि कपाट खुलने के बाद से अभी तक 34 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इसमें 33 की मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना रहा, जबकि एक यात्री की गौरीकुंड में पैर फिसलने से खाई में गिरकर मौत हुई। अब मौसम साफ होते ही प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा शुरू कर दी है। ऐसे में सोनप्रयाग से पैदल रास्ते के लिए यात्रियों को धाम रवाना किया गया। साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा भी सुचारू हो चुकी है। ऐसे में यात्रा में 9 कंपनियां हेली सेवा प्रदान कर रही हैं। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया और केदारनाथ धाम के लिए सुबह 8 बजे से यात्रियों को भेजा जाना शुरू किया जा चुका था। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम 7,220 और गौरीकुंड से 7,800 यात्रियों को भेजा गया है। यहाँ प्रशासन यात्रा पड़ावों पर यात्रियों की नियमित निगरानी कर रही है। और इसके पहले भी मंगलवार को केदारनाथ में 7 घंटे तक हुई बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के चलते यात्रा को रोक दिया गया था। हालांकि इस दौरान धाम में रुके यात्रियों को निचले इलाकों में भेजा जा चुका है। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे कर्नल अजय कोठियाल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी और वरिष्ठ नेता मदन कौशिक की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। हालांकि उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और कर्नल अजय कोठियाल और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय के बाद 300 से अधिक पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे गए इस इस्तीफे में पदाधिकारियों ने कहा था कि वर्तमान में जिस भी तरह से संगठन काम कर रहा है, उसे लगता है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य है नहीं। इसके इस्तीफे के बाद अपने आप को लेकर कर्नल ने कहा था कि त्यागपत्र पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्ध सैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिया है। अजय कोठियाल के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस बीच थॉमस कप विजेता टीम के सदस्य रह चुके अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन सोमवार को बच्ची नगर स्थित अपने ननिहाल पहुंचे हैं। यहां उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ परिजनों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। लक्ष्य के साथ साथ उनके माता पिता और भाई चिराग सेन भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान मामी पन्ना देवी, हंसा देवी, पार्वती देवी, सरोज देवी और उनके तमाम परिजन भी इस दौरान शामिल रहे। आपको ये भी बता दें कि इस भव्य आयोजन के दौरान उनको सम्मानित किया गया और आशीर्वाद देकर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विपिन पांडे ने भी कहा कि लक्ष्य ने पूरे विश्व में उत्तराखंड और अल्मोड़ा का नाम रोशन किया है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रेस क्लब में अपने विवादित किताब के विमोचन और धर्म नगरी के उत्तरी हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय धर्म संसद में अमर्यादित भाषणों के बाद विवादों में आए शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हिंदू धर्म अपनाने के बाद अब संन्यास लेंगे। उनके संन्यास के मामले में शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप, अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय विद्युत परिषद से पदाधिकारियों से बातचीत की जाएगी। स्वामी आनंद स्वरूप का यह कहना है कि इस दौरान वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने उनके सामने संन्यास लेने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि वसीम रिजवी के संन्यास लेने की इच्छा जताने के बाद स्वामी आनंद स्वरूप उनके संन्यास लेने के इस फैसले की और तैयारियों में जुट गए हैं और जितेंद्र नारायण सिंह ने संन्यास की परंपरा को लेकर स्वामी आनंद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करने की इच्छा जताई। जब वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हिंदू बन गए हैं और अब संन्यास लेना चाहते हैं, तो अब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने फिर से अपनी ये इच्छा जाहिर की है कि वो संन्यास लेना चाहते हैं। इसके लिए अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय विद्युत परिषद की सलाह लेनी पड़ेगी कि जितेंद्र सिंह नारायण को हिंदू बनने के बाद संन्यास लेने की इच्छा जो उनकी जाहिर है, उसकी तैयारियां किस तरह से की जाए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि क्या परंपरा होगी जिसके तहत संन्यास दिलवाया जाएगा और स्वामी आनंद स्वरूप, शांभवी पीठाधीश्वर और अध्यक्ष शंकराचार्य परिषद भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जल्द ही रिक्त होने जा रहे उत्तराखंड के राज्यसभा की एक सीट के चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। यह सीट राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण रिक्त हो रही है और मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी। दरअसल इस सीट के लिए नामांकन 31 मई तक किए जाएंगे। 3 जून तक नामांकन वापस लिया जा सकता है और 10 जून को सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसी दिन शाम को 5 बजे से मतगणना होगी और उत्तराखंड से राज्यसभा के रिक्त होने जा रही एक सीट के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत आखिरकार भाजपा ने दावेदारों के नाम का पैनल तैयार कर मंगलवार को केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पैनल में 8 नाम शामिल किए गए और उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्याशी राज्य से होंगे अथवा बाहर से, ये तय करना पार्टी के संसदीय बोर्ड का काम है। और रुक करते हैं उदयपुर का, जहां पर उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद अब प्रदेश की कांग्रेस का स्वरूप बदलने की तैयारी जारी है। ऐसे में विशेष रूप से चुनाव प्रबंधन के मोर्चे पर प्रदेश में भाजपा से पार पाने में कांग्रेस को सफलता नहीं मिल रही। इससे निपटने के लिए आगामी 1 और 2 जून को प्रदेश कांग्रेस कमेटी रणनीति तैयार करेगी। साथ ही कांग्रेस उदयपुर चिंतन शिविर से प्राप्त सुझावों को अमल में लाने में देरी नहीं करना चाहती। इसीलिए इन सुझावों पर अमल करने के लिए प्रदेशों को तेजी के साथ काम करने के लिए कहा गया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी 1 और 2 जून को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यशाला बुलाई है। इस दिन 2 दिनों में कार्यशाला में प्रदेश के पार्टी संगठन को मजबूत करने और चुनाव प्रबंधन को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पार्टी में जोश भरने और युवाओं को अधिक संख्या में जोड़ने का निर्णय लिया है। ऐसे में 50 साल से कम आयु वाले लोगों के लिए 50% पद संगठन में आरक्षित करने का निर्णय इसी कारण लिया गया है। हालांकि पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती साल 2024 का आम चुनाव है। साथ ही प्रदेश में शहरी निकाय, सहकारिता और पंचायत के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पार्टी इन सभी चुनावों में अपने प्रदर्शन में सुधार चाहती है।